आप सभी को नमस्कार। हमने पूर्व के वीडियो में यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुख अंग हैं, चाहे वो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, चाहे वो सचिवालय है, न्यास परिषद है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके बारे में हमने आपको बताया। आज के वीडियो में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और आज 2020 चल रहा है, तो इन लगभग 75 वर्षों के अंतर्गत वैश्विक परिदृश्य में बहुत सारा बदलाव आया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है इस लंबे सफ़र के अंतर्गत। तो हम कैसे यूनाइटेड जो नेशन है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए हम सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन शक्तिशाली बन सकता है, कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें संशोधन हो, पुनरीक्षण हो, अमेंडमेंट्स एंड रिव्यू ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, किस प्रकार से इसके चार्टर में संशोधन हो जिससे कि जो यूनाइटेड नेशन है वो शक्तिशाली बन सके। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा सुझाव होगा वो सुझाव ये है कि जो सदस्यता है उसको विश्वव्यापी बनाया जाना चाहिए। विश्व के सभी जो प्रमुख वर्गों का जो प्रमुख देश हैं, नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के संदर्भ में निषेधाधिकार जो वीटो है के प्रयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और चार्टर में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए कि विश्व का कोई भी राष्ट्र चार्टर की शर्तों को पूरा करने पर सदस्यता प्राप्त कर सकने में किसी तरह की कठिनाई का अनुभव ना करे। दूसरा सुझाव है कि जो निषेधाधिकार है जो वीटो व्यवस्था में उसमें समुचित संशोधन होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो वीटो की व्यवस्था है जो यूनाइटेड नेशन को सफल बनाने के लिए रखी गई थी, संयुक्त राष्ट्र के लिए भयंकर सिद्ध हुई है, ये नकारात्मक सिद्ध हुई है। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र में वास्तविक निर्णय नहीं हो पाते हैं और कभी कभी मानव जाति के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए शांति भंग, आक्रमण की स्थिति एवं सैनिक कार्रवाई के प्रश्न ऐसे हैं जहाँ निषेधाधिकार यानी वीटो की व्यवस्था को बनाए रखना हितकारी होगा। वीटो के प्रयोग पर कुछ नियंत्रण अवश्य लगना चाहिए। जब कोई स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग करे तो उसको लिखित कारण प्रस्तुत करना चाहिए। मतदान में भाग न लेने एवं बैठक में अनुपस्थित रहने का वीटो नहीं माना जाना चाहिए। यदि सुरक्षा परिषद वीटो के कारण अपना कार्य न कर सके तो अनुच्छेद 12 फर्स्ट के अंतर्गत में परिवर्तन करके महासभा को और अधिकार सौंपे जाने चाहिए। तीसरा सुझाव है कि आर्थिक और जो सामाजिक परिषद संबंधी सुधार। ये परिषद महासभा के अंतर्गत काम करती है। महासभा और इस परिषद के संबंध को यद्यपि विस्तृत रूप से अगर हम स्पष्ट करें तो कोई बहुत आवश्यकता नहीं दिखाई देती, परंतु आज के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वैश्विक परिदृश्य के अंतर्गत उन्हें देखते हुए आर्थिक और जो सामाजिक परिषद की महासभा के नियंत्रण में जो कार्य करने का विकल्प है उसे यदि केवल परिभाषित कर दिया जाए तो प्रक्रिया संबंधी अनेक अड़चनें समाप्त की जा सकती है। इस दिशा में महासभा के नियंत्रण के अधिकार को परिभाषित करना कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। चौथा, महासभा की स्थिति में सुधार हो। चार्टर में आवश्यक संशोधन करके महासभा को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि ये विश्व संसद के रूप में कार्य कर सके। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए और सदस्य राष्ट्रों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतने ही ज़्यादा वोट
देने का अधिकार होना चाहिए। अभी महासभा में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्यों को एक वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भूटान हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो। पांचवा, घरेलू जो क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाना चाहिए। चार्टर की जो धारा 2 है के अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया है, इस चार्टर में जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। नहीं वो सदस्य राष्ट्रों की इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष निपटाने के लिए प्रस्तुत करे। अतः अनुच्छेद 2(7) का इस प्रकार संशोधन करना चाहिए जिससे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के विषय में हस्तक्षेप कर सके। छठा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्र का अधिकार अनिवार्य होना चाहिए। चार्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शांति और सुरक्षा संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णय संबंधित राष्ट्रों पर बाध्यकारी हो। यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष या विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा नहीं कर सके तो उस विषय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जो न्यायालय के निर्णय हैं वो सभी जो पक्ष होते हैं उन पर बाध्यकारी होना चाहिए। सातवां, महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा में प्रतिनिधित्व के जो तरीकों में परिवर्तन होना चाहिए और एक देश के 5 सदस्य और एक वोट के स्थान पर सदस्य और जनसंख्या अनुपात से होने चाहिए। आठवां, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महासभा प्रदान करे। जहाँ तक नए राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन में सम्मिलित करने का प्रश्न है, इस तर्क में पर्याप्त बल है कि महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करे। इससे न तो सदस्यता के प्रश्न पर राजनीतिक सौदेबाजी हो सकेगी और न ही किसी प्रकार की गड़बड़ी को प्रोत्साहन मिल सकेगा। और जो 9वां है, जो गैर सदस्य हैं, जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं हैं, उनकी स्थिति में भी परिवर्तन होना चाहिए। चार्टर में इस बात का प्रावधान नहीं है कि जो गैर सदस्य हैं, जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वाद विवाद में भाग ले सके, चाहे उसमें इसका कितना ही बड़ा हित क्यों न निहित हो। ये व्यवस्था गैर सदस्य राष्ट्र और सुरक्षा परिषद दोनों के लिए उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि चार्टर में ये व्यवस्था की जाए कि संबंधित जो गैर सदस्य राष्ट्र भी सुरक्षा परिषद द्वारा की जाने वाली जांच में भाग ले सके। 10वां है, एशिया तथा अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों का बहुमत है, जिनके आधार पर सुरक्षा परिषद के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा उन पर जो थोपे गए निर्णय की उन्होंने उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया, ताकि तथाकथित बड़ी शक्तियों को यह आभास हो जाए कि छोटे तथा अविकसित राष्ट्रों का और अधिक दिनों तक शोषण नहीं किया जा सकता। तो एक सुझाव यह है कि भारत तथा जापान जैसे अत्यधिक जो महत्वपूर्ण राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए तथा इन्हें वीटो का भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में वो सब क्षमताएं हैं जो एक सुरक्षा परिषद के सदस्य में होनी चाहिए। भारत में चूँकि एक विश्व का दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी शांति कार्यक्रम हैं उसमें अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र के जो जितने भी चार्टर है उसके जितने भी प्रावधान हैं उनकी उन्होंने अक्षरतः पालना की है। इसलिए भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिलनी चाहिए, और जब तक भारत जैसे देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी तब तक ये जो संयुक्त राष्ट्र है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। 11वां है, सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य भी सौंपा जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद को कुछ सामाजिक तथा आर्थिक कार्य भी सौंपे जाने चाहिए, किंतु सुरक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र बढ़ाना ठीक नहीं है। सामाजिक कार्य सौंप दी जाए तो वो कार्य भी अधिकता से अपनी कार्य क्षमता को खो देगी। 12वां, सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठक हो।
सुरक्षा परिषद की बैठक भी कुछ निश्चित अवधि में ही आमंत्रित की जाए ताकि संबंधित सदस्य राष्ट्रों के प्रमुख राजनीतिक जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री आदि इसमें भाग ले सके और इन्हें व्यापक प्रभाव हो। इसके अलावा 13वां है शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल। संयुक्त राष्ट्र को प्रभावशाली कार्रवाई के योग्य बनाने के लिए एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल की स्थापना आवश्यक है। 14वां है आय के स्वतंत्र विश्वसनीय स्रोत। चार्टर में संघ की आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों की स्थापना होनी चाहिए। और 15वां लास्ट है न्याय व्यवस्था में सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्याय व्यवस्था में कई दोष हैं और इन दोषों को दूर किया जाना चाहिए ताकि यूनाइटेड नेशन को शक्तिशाली बनाया जा सके। इस प्रकार से ये सब सुझाव हैं जिनके द्वारा हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर में सुधार हो और इन सुधारों से जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक जो परिदृश्य है उसके अनुकूल इसको शक्तिशाली बनाया जा सके ताकि विश्व के अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का मामला हो उसमें यूनाइटेड नेशन सक्रिय रूप से भाग ले सके और शांति और सुरक्षा के साथ साथ में लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों के सुख दुख में यूनाइटेड नेशन हमेशा अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सके। इसके साथ ही हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी अच्छे कार्य करने के बावजूद भी उसकी असफलताएं के कुछ कारण हैं जिनमें सबसे पहला कारण है कि राष्ट्रों के बीच में गुटबंदी है। राष्ट्र विश्व में अगर हम 1945 की बाद की बात करें और 1991 तक की हम बात करें तो विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुका था, एक साम्यवादी और पूंजीवादी। और इन दोनों गुटों में विभाजित होने से यूनाइटेड नेशन के निर्णयों को बहुत प्रभावित किया है क्योंकि अलग अलग जो यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, स्थायी सदस्य थे, उनके द्वारा वीटो का प्रयोग करने से इसकी गुटबंदी में ज़्यादा बढ़ावा मिला है। दूसरा शीत युद्ध की हमने बात की कि शीत युद्ध से भी राष्ट्रों के बीच में आपसी संबंधों में कटुता और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई और यूनाइटेड नेशन शीत युद्ध का एक अखाड़ा बन गया, राजनीतिक अखाड़ा बन गया और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर शीत युद्ध के प्रेक्षित में सोचा जाने लगा। नेक्स्ट हम बात करें कि असफलता की राष्ट्रीय प्रभुता का सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र की असफलता का कारण राष्ट्रों द्वारा अपनी प्रभुसत्ता को सर्वोपरि मानना है। संघ के निर्णय केवल सुझाव के रूप में ही होते हैं तथा राष्ट्रों द्वारा उन्हें अस्वीकार किए जाने पर भी उनके विरुद्ध कोई प्रभाव कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रों में आज भी अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव पाया जाता है। वे राष्ट्रीयता को अधिक महत्व देते हैं, कभी कभी तो अपने राष्ट्रीय स्वार्थों की पूर्ति हेतु राष्ट्रों पर आक्रमण भी कर देते हैं। पांचवां असफलता का कारण है सैनिक शक्ति का अभाव। यूनाइटेड नेशन के पास में अपनी कोई सेना नहीं होती है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा अपने आदेशों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध कोई प्रभावी सैनिक कार्रवाई संभव नहीं हो पाती है। छठा वीटो का बार बार दुरुपयोग। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनके द्वारा वीटो का बार बार दुरुपयोग किया जाता है। वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद अपनी सामूहिक सुरक्षा कार्य में असफल हो गई है। और लास्ट कारण हम कह सकते हैं सफलता का है महाशक्तियों की साम्राज्यवादी मनोवर्ती। संयुक्त राष्ट्र की सफलता में ब्रिटेन, फ्रांस आदि साम्राज्यवादी देशों की स्वार्थ नीति बाधा उत्पन्न करती है और ये लोग हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और चाहे अफगानिस्तान में संघ की असफलता के कारण सोवियत संघ की आक्रामक कार्रवाई रही है। ये सब कारण रहे हैं जिनसे यूनाइटेड नेशन को असफल बनाने में योगदान दिया है। अगर हम आज लास्ट में अगर यूनाइटेड नेशन के कार्यों और भूमिका का मूल्यांकन करें तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हमारे उत्पन्न होने वाले संकटों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है। इसके बिना हम आधुनिक विश्व की कोई कल्पना नहीं कर सकते और विश्व में इतनी सारी जो विवाद हुए हैं उन विवादों पर, चाहे कश्मीर का हो, वियतनाम का हो, अरब इजराइल का हो आदि पर, हालांकि संघ ने कोई समाधान नहीं कर पाया, फिर भी बड़े संघर्ष के बाद उसने युद्ध विराम कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शांति और सुरक्षा के साथ साथ में यूनाइटेड नेशन ने
सबसे प्रमुख कार्य लोगों के जीवन स्तर को और लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया है। अगर यदि ये संस्था असफल होती है तो मानव सभ्यता के सामने विनाश के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा। ये भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी है, विश्व संघर्ष को रोकने की एक सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार से हम यूनाइटेड नेशन को विभिन्न सुझावों के माध्यम से सुझाव देकर उसको शक्तिशाली बना सकते हैं और इसको एक प्रभावी संस्था के रूप में बनाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को भी और लोगों के लोक कल्याण को भी हम बढ़ाने का सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।